इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स इन अपोजिट डायरेक्शन। देख बेटा, हम लोगों ने सेम डायरेक्शन वाला इंटरफेरेंस की बात कर चुके थे बेटा हम लोग, है ना। अब चलो अपोजिट डायरेक्शन की बात करें, है ना बेटा। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, एक जा रहा होगा वेग पॉजिटिव एक्स में और एक आ रहा होगा वेव बेटा नेगेटिव एक्स में, है ना। तो मान लिया टू वेव्स आर, लेट टू वेव्स y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, है ना बेटा, एंड y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 5। ठीक है बेटा। अब तुम देख के बताओ, क्या इन दोनों इक्वेशन में ऐसी बात दिख रही है बेटा जिससे साबित हो जाए कि दोनों वेव अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं? बोलो बोलो, क्या ऐसी कोई बात दिख रही है खास? क्या इक्वेशन देखते ही बोल सकते हो कि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं? बिल्कुल सही बच्चा, है ना। क्या कहोगे, एक में माइनस है एक में प्लस है, तो ये जा रहा है बेटा पॉजिटिव एक्स में, ये जा रहा है नेगेटिव एक्स में, है ना। तब देख बच्चा, इसमें A1 A2 अलग अलग एम्पलीट्यूड बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल संभावना बनती है ना बेटा। ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन में आसानी के लिए हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है ना। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है बेटा, ठीक है। हम कैलकुलेशन में आसानी करने के लिए सेम मान रहे हैं, ठीक है बेटा। अब देख, अब कहेंगे बेटा ऑन सुपरपोजिशन, जब ये वेव सुपर इम्पोज होंगी, है ना बेटा, ऑन सुपरपोजिशन क्या लिख दोगे, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, है ना बेटा। तो अब देख दोनों में हमारा एक कॉमन हो गया, एक कॉमन हो गया बेटा, तो बचा क्या, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 5, है ना बेटा, है ना। अब देखो साइन ए प्लस साइन बी हो गया बेटा ये, है ना, साइन ए प्लस साइन बी, तो क्या होगा बेटा बोलो, a इंटू टू इंटू कॉस ऑफ साइन ऑफ a प्लस बी डिवाइड बाई टू। तो a प्लस बी डिवाइड बाई टू करो, कितना होगा, ओमेगा टी प्लस 5/2 इंटू कॉस ऑफ b माइनस a डिवाइड बाई टू, तो हो जाएगा के एक्स प्लस 5/2। बोलो बेटा, है ना। ये क्या बन गया हमारा, y इज इक्वल टू 2a cos के एक्स प्लस 5/2 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5/2। बोलो बेटा, कॉस वाले को पीछे कर दिया, इसको आगे कर दिया, है ना बेटा। तो देख बच्चा, ये जो हमारा रिजल्ट बना, ये जो हमारा रिजल्ट बना, ठीक है ना। और ये देखो जो वेव के इक्वेशंस हैं, क्या ये रिजल्ट इनके जैसे हैं, क्या ये रिजल्ट इनके जैसे हैं, नहीं, अलग है ना। देखो यहाँ ओमेगा टी के एक साथ में था ना, यहाँ ओमेगा टी के एक अलग अलग हो गया। बोलो बेटा, है ना। तो हमने बेटा वेव का इक्वेशन ऐसा पढ़ा है ना, और ये एक नया तरह का इक्वेशन आ गया, है ना बच्चा। तो हमको ये डाउट हो सकता है ना बेटा, हमको ये डाउट हो सकता है ना कि ये वेव है भी या नहीं, बोलो, ठीक है। तो बताओ क्या कोई तरीका है चेक करने का कि ये इक्वेशन वेव का इक्वेशन है या नहीं, बोलो बोलो। यस, द रूल ऑफ डबल डिफरेंशिएशन, याद आया, है ना। वो करके चेक कर सकते हो। लेकिन जब वो करके चेक किया गया तो पाया गया कि वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और अगर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब ये वेव है ना। लेकिन ये नया तरह का वेव है, जैसा वेव हमने पढ़ा है ना बेटा, वैसा वेव नहीं है, ये अलग वेव है, बोलो, है ना। ठीक है, तो देख बेटा, इन सब को एक नाम दिया गया, इसका मतलब ये अलग वेव है, ये अलग वेव है ना बेटा। तो डिफरेंस क्या है देखो, तो देख बेटा, इसको कहा गया, इसको कहा गया, इसको क्या कहा गया बेटा, इन्हें कहा गया ट्रैवलिंग और प्रोग्रेसिव वेव, है ना बेटा। इनको क्या कहा गया,
ट्रैवलिंग और प्रोग्रेसिव वेव, प्रोग्रेस करने वाला, आगे बढ़ता है एनर्जी इसमें, ठीक है बेटा। लेकिन इसमें देखो, इसको कहा गया स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव, है ना बेटा। इसे कहा गया स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव, है ना। क्यों कहा गया, ठीक है, तो ध्यान देना। देखो बेटा, इस तरह का इक्वेशन को देखो, है ना, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या कोई तुम ऐसा x का वैल्यू पुट कर सकते हो इन दोनों में? क्या कोई ऐसा तुम x की वैल्यू पुट कर सकते हो कि y 0 हो जाए? बोल बेटा, कर सकते हो? नहीं ना बच्चा, बिल्कुल नहीं ना, क्योंकि ये t का फंक्शन बच जाएगा ना। अगर x कुछ पुट कर भी दोगे तो t तो बच जाएगा ना, है ना। लेकिन सुनना, अब बताओ, इस वाले इक्वेशन में अगर हमने x की ऐसी वैल्यू पुट करी, अगर हमने x की ऐसी वैल्यू पुट करी कि ये वैल्यू π/2 हो जाए, अगर ये वैल्यू π/2 हो गया तो बताओ ये पूरा कितना हो जाएगा? बोलो बोलो, 0 हो जाएगा ना। चाहे तुम टाइम की वैल्यू कुछ भी पुट करो, चाहे तुम टाइम की वैल्यू कुछ भी पुट करो, क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा ना बेटा, बोलो, हो जाएगा ना 0। बात समझा ना बेटा। इसका मतलब क्या है कि इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं, इस वाले वेव में कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं, है ना, जिनके लिए ये वैल्यू π/2 आता हो, या 3π/2 आता हो, या 5π/2 आता हो, है ना बेटा। इनकी वैल्यू हमेशा 0 है, मतलब y हमेशा 0 है, y हमेशा 0 है बेटा, समझा ना। इनका मतलब ये सब पॉइंट्स मूव नहीं कर रहे हैं, है ना। तो बताओ बेटा, क्या इस वाले पॉइंट से एनर्जी पास कर सकती है? बोलो बोलो, नहीं ना बच्चा। इमेजिन करो, 10 लाइन में खड़े हैं बेटा, 10 लोग लाइन में खड़े हैं, है ना। तुमने पहले आदमी को पैकेट दिया, उसने पास किया, दूसरे को उसने पास किया, तीसरे को उसने पास किया, चौथे की, लेकिन पांचवा उस जगह पे खड़ा है, वो पास ही नहीं कर रहा। तो क्या एनर्जी आगे बढ़ेगी? पैकेट आगे बढ़ेगा? नहीं ना बच्चा। इसलिए बोलते हैं क्या इसको स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव, समझ गया, है ना। तो ये एक नया तरह का वेव है, अभी हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, अभी इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है हमें, ठीक है बेटा, है ना। ये है ट्रैवलिंग वेव, जैसा नॉर्मली होता है वैसा, और ये हमारा है बेटा स्टैंडिंग वेव, ठीक है ना। जब स्ट्रिंग सेट करोगे, जब स्ट्रिंग सेट करोगे, है ना, तो अंतर क्या दिखेगा देखो। जो ट्रैवलिंग वेव होगा बेटा, तो पहले इसको नोट कर लो, ठीक है, बताएंगे बाद में, पहले नोट कर लो इसको। प्रैक्टिकली कैसा दिखेगा दिखाएंगे बच्चा, इंतजार करो, पहले इसको लिखो तुम। सिद्धार्थ बोलो बेटा। सर स्क्रीन ब्लर है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। शिवम, सर ऑन सुपरपोजिशन के बाद जो थर्ड लाइन है सेकंड से, वो कैसे आई सर? बेटा साइन A + sin B का फॉर्मूला है ना ये। जी सर, जी सर, बस वही चेक करना था कि कोई फॉर्मूला लगाया कि कुछ और करना था। जी सर, थैंक यू। देख बच्चा, इस इक्वेशन को समझने के लिए, है ना बेटा, इस इक्वेशन को समझने के लिए, है ना बेटा, है ना, हमने क्या किया, हमने ये किया बेटा कि इसको देखो, y = ये है ना 2a cos kx + 5/2, है ना बेटा। इस पूरे को मैंने एक टर्म मान लिया, ठीक है, और क्या बोल दिया, ax, एम्पलीट्यूड फंक्शन ऑफ x। तो बाकी क्या बच गया, बाकी बच गया sin ωt + 5/2, बोलो बेटा, है ना। जहां पे ax क्या है, तो कहेंगे ax है 2a cos kx + 5/2, है ना बेटा, ठीक है। तो अब देखो, ये इक्वेशन क्या दिख रहा है तुमको? अब दिख रहा है बेटा ये इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन का, है ना। एक ऐसा सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन जिसका
एम्पलीट्यूड एक्स पे डिपेंड करता है, बोलो बेटा, है ना। लेकिन बताओ क्या एम्पलीट्यूड कभी नेगेटिव होता है? नहीं ना बेटा, हमेशा पॉजिटिव होता है ना, इसलिए हमने यहाँ पे मॉड लगा दिया। ठीक है बेटा, समझा ना। तो क्या दिख रहा है, तो कहोगे बेटा अपीयर्स, ये इक्वेशन जो हमारा है ना बेटा, अपीयर्स लाइक सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एम्पलीट्यूड, नॉन यूनिफॉर्म एम्पलीट्यूड, बोल बेटा, है ना। ठीक है बेटा, है ना। तो देख बेटा, अगर मैं ऐसा कहूं, इफ अगर ऐसा हो जाए कि के एक्स प्लस 5/2 की वैल्यू, के एक्स प्लस 5/2 की वैल्यू, है ना बेटा, क्या हो, 2n प्लस 1 π/2, क्या होगा बोलो, क्या होगा? तो कहेंगे ऐसी वैल्यू अगर हो गई तो ये 0 हो जाएगा, है ना बेटा। तो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो क्या होगा, देन y इक्वल टू 0, है ना बेटा। ठीक, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या कहेंगे, तो कहेंगे पार्टिकल्स रिमेन्स एट रेस्ट, बोल बेटा, कहोगे पार्टिकल जो है ये हमेशा रेस्ट में रहेगा, है ना बच्चा। ये पार्टिकल्स क्या होंगे, हमेशा रेस्ट में रहेंगे, है ना बच्चा। तो हम कहेंगे ऐसी वैल्यूज में n0 पुट करो तो x की वैल्यू आएगी, n1 पुट करो तो x की वैल्यू आएगी, n2 पुट करो तो x की वैल्यू आएगी। और बताओ सारे x की वैल्यू क्या सेम आएगी, सारे x की वैल्यू क्या सेम आएगी, नहीं। इसका मतलब ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, है ना बेटा, जो कि रेस्ट में है ना बेटा। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो रेस्ट में है ना बेटा। उन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, इन पॉइंट्स को बोलते हैं कॉल्ड एज नोड्स। इसे क्या बोलते हैं बेटा, नोड्स बोलते हैं, है ना। जो पॉइंट्स स्ट्रिंग में बिल्कुल ऑसिलेट नहीं करते, चाहे कुछ भी हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, नोड्स। ऐसा कब होता है, जब स्टैंडिंग वेव बनता है। स्टैंडिंग वेव कब बनता है, जब दो ट्रेवलिंग वेव अपोजिट डायरेक्शन में आकर के सुपर इंपोज करते हैं। ठीक है बच्चा, है ना। अब देखो, अगर मैं कहूं बेटा कि इफ के एक्स प्लस 5/2 इज इक्वल टू n पाई, तब क्या होगा बोलो। अगर n पाई हो जाए तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 या -1 होगी। तो 1 या -1 का जो मॉड होगा तो हो जाएगा इंटू 2a, तो 2a, बोल बेटा, है ना। तो क्या कहोगे, देन ax इज इक्वल टू 2a, बोल बेटा, है ना। ax इक्वल टू हो जाएगा ना, ये तो मैक्सिमम वैल्यू है, बोलो बेटा, ये क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू है बेटा, है कि नहीं, है ना। तो क्या कहेंगे, ये सब पॉइंट जो है बेटा, है ना, क्या बोलेगा तुम कि पार्टिकल्स oscillate इन मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, है ना बेटा। वो क्या करेंगे, सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट करेंगे। ठीक है बेटा, तो ऐसे पॉइंट्स, है ना, इसको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं बेटा कॉल्ड एज एंटीनोड्स। समझा बेटा, इसे क्या बोलेंगे, एंटीनोड्स बोलते हैं। ठीक है ना। अब स्ट्रिंग कैसा दिखेगा देखो, स्ट्रिंग का आकार कैसा दिखेगा देखो बेटा। जब किसी स्ट्रिंग में स्टैंडिंग वेव होगा तो उसका वाइब्रेशन कैसे होगा देखो। कहोगे मान लो बेटा कि स्ट्रिंग हमारा यूं था, है ना बेटा। जब इस पे स्टैंडिंग वेव आएगा ना बच्चा, तो कैसे होगा देखो। एक बार में स्ट्रिंग तुम्हें ऐसी दिखेगी, ठीक है ना। थोड़ी देर बाद ये स्ट्रिंग ऐसी दिखेगी, ठीक है बच्चा, है ना। थोड़ी देर बाद स्ट्रिंग पूरी हो जाएगी स्ट्रेट, है ना। और थोड़ी देर बाद ये स्ट्रिंग ऐसे हो जाएगा,
और थोड़ी देर बाद ये स्ट्रिंग ऐसे हो जाएगा। समझा बेटा? तो क्या तुम्हें दिखे बेटा ऐसे पॉइंट्स जो बिल्कुल ऑसिलेट नहीं कर रहे? दिखे क्या? दिखे बेटा? क्या दिखे पॉइंट्स? ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, क्या है सब? ये सब ऑसिलेट नहीं करते। ये सब क्या है? नोड्स हैं। ये सब क्या है बेटा? नोड्स हैं। समझे? ठीक है बेटा? और देखो बच्चा, ये वाला पॉइंट, इसका देखो है ना बेटा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। बोलो, इसका हमारा है ना बच्चा, बोलो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 2a, है ना बेटा? तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये सब क्या है बेटा? ये सब एंटी नोड्स हैं। ये सब क्या है? ये सब एंटी नोड्स हैं। समझे बेटा? ठीक है, ये सब नोड्स हैं और वो सब एंटी नोड्स हैं। ठीक है, तो अब सिर्फ ब्लैक वाले डायग्राम को देख के बताओ, सिर्फ ब्लैक वाले को देख के बताओ। बोलते हो ना बेटा, यहां से लेके यहां तक लैम्डा, यहां से लेके यहां तक लैम्डा, है ना बेटा? तो बताओ यहां से लेके यहां तक क्या होना चाहिए? यहां से यहां क्या होना चाहिए? हाफ लैम्डा बाई 2 होना चाहिए ना। इसलिए क्या बोलोगे कि देख बच्चा, यहां से ये वाली दूरी, ये दूरी क्या होती है? लैम्डा बाई 2, है ना बेटा? यहां से ये वाली दूरी क्या होती है? ये होती है लैम्डा बाई 2, है ना बच्चा? और यहां से यहां कितना होगा बोलो? तो लैम्डा बाई 4, है ना? दो नोड्स की दूरी लैम्डा बाई 2, दो एंटी नोड्स की दूरी लैम्डा बाई 2, हर दो नोड के बीच में एक एंटी नोड, हर दो एंटी नोड के बीच में एक नोड, है ना? दो लगातार नोड के बीच की दूरी लैम्डा बाई 2, दो लगातार एंटी नोड के बीच की दूरी लैम्डा बाई 2, दो लगातार नोड एंटी नोड का डिस्टेंस तो लैम्डा बाई 4। ठीक है बच्चा? लिख ले, लिख ले बच्चा। ये स्ट्रिंग दिख रहा है बेटा तुमको इस तरह का? बिल्कुल प्रैक्टिकल पॉसिबल है। इमेजिन करो एक रस्सी अगर बेटा दो लोग मिलकर पकड़ रखे हो, है ना बेटा? एक रस्सी दो लोग पकड़ के रखे हो, दोनों टाइट कर रखे हो, है ना बेटा? अगर दोनों तरफ से ऑसिलेट करना शुरू करोगे तो कभी गौर कियो बेटा ऐसा बनता है आकार, है ना बच्चा? इस तरह का स्ट्रिंग का आकार बनता है बच्चा। जल्दी नोट करो बेटा। नोड से एनर्जी बिल्कुल पास नहीं करती ना बेटा। नोड जो होता है ये एनर्जी का ब्लॉकेज है, एनर्जी के रास्ते का अवरोध है, एनर्जी के रास्ते का अवरोध है, आगे नहीं आएगा। एनर्जी क्या होगी? यहां से आगे बढ़ेगी, रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगी, है ना बेटा? तुम गौर कर पा रहा होगा ना कि देखो इस वाले का इतना बड़ा एम्पलीट्यूड है, इस वाले का देखो है ना छोटा एम्पलीट्यूड, इसका देखो ना बेटा और कम एम्पलीट्यूड, है ना? तो क्या दिख रहा है बच्चा? एम्पलीट्यूड हमारा नॉन यूनिफॉर्म है, एम्पलीट्यूड यूनिफॉर्म नहीं है। एन बाई पाई कैसे? एन बाई पाई कहां लिखा मैंने? एन पाई लिखा बेटा वो, है ना? कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है? जल्दी लिखो। जल्दी नोट कर बेटा। वेव कैसे बढ़ेगा बेटा? वेव तो एनर्जी का फ्लो है ना? आगे देखो, अब देख बच्चा, स्टैंडिंग वेव और ट्रेवलिंग वेव में डिफरेंस, ठीक है?
ठीक, पीछा हो गया। देख बेटा, इधर लिख रहा हूं मैं, इधर लिख रहा हूं ट्रेवलिंग वेव, ठीक है, और इधर लिख रहा हूं बेटा स्टैंडिंग वेव, ठीक है ना। ट्रेवलिंग वेव और स्टैंडिंग वेव का बेसिक डिफरेंस क्या कहोगे? सबसे पहला डिफरेंस तो स्ट्रिंग के आकार में होगा बच्चा। इसमें अगर वेव सेट करोगे तो कैसा बनता है वेव? पहली बार अगर ऐसा मिला मुझे डिस्टरबेंस, है ना बेटा, ठीक, तो अगली बार कैसा होता है फिर? अगली बार ऐसे मिलता है बेटा, बोलो, है ना। और अगली बार तो और आगे बढ़ोगे तो ऐसे, है ना बेटा। क्या दिख रहा है? गौर करो, दिख रहा है बच्चा कि स्ट्रिंग के सारे पॉइंट ओसिलेट कर रहे हैं बच्चा ना। स्ट्रिंग में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो कि रेस्ट में हो। स्ट्रिंग में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है बच्चा जो रेस्ट में हो, है ना बेटा। ठीक, इसमें क्या कहोगे कि अगर स्ट्रिंग का ये शेप है बेटा, अगर एक समय पे हमको स्ट्रिंग का शेप ऐसा मिला तो थोड़ी देर बाद ऐसा मिलेगा, फिर पूरी रस्सी सीधी हो जाएगी, पूरी की पूरी स्ट्रिंग हो जाएगी स्ट्रेट, है ना बेटा, और फिर ऐसा हो जाएगा और फिर ऐसा हो जाएगा, बोलो बेटा, ठीक है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या दिखा बेटा तुमको? क्या बोलेगा बताओ इसमें? तो कहोगे all particles oscillate in same amplitude, बोल बेटा, है ना। सारे पार्टिकल जो होते हैं बेटा ये सभी बराबर ऊंचाई आते हैं ना, सबका सेम होता है बेटा एम्पलीट्यूड। लेकिन इसमें क्या होता है? तो कहोगे एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड distribution amplitude distribution is amplitude distribution is non uniform, है ना बेटा, यूनिफॉर्म नहीं है, अलग अलग है ना बेटा, ठीक है। इसमें क्या कहोगे? all the particles oscillate, है ना बच्चा, all the particles oscillate, है ना बेटा, and hence energy propagates, है ना बेटा, एनर्जी आगे बढ़ती है ना बेटा। इसमें क्या कहोगे? नोड्स डू नॉट ओसिलेट, है ना बेटा। नोड्स जो हमारे हैं ये ओसिलेट बिल्कुल नहीं करते, है ना। हेंस एनर्जी रिमेन कन्फाइंड इन लूप्स, है ना बेटा। एनर्जी क्या होगी? इस लूप में फंस जाएगा, इस लूप में फंस जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। यहां से यहां तक को एक लूप बोलोगे, ठीक है बेटा, है ना। तीसरा पॉइंट देखो, देखो बच्चा, क्या देख रहे हो तुम यहाँ पे? गौर करो, बोलोगे ना बेटा ऐसा कि देखो इस वाले में जो फेज होता है ये ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5 होता है ना बेटा। इसमें फेज डिफरेंस कुछ भी आ सकता है, इसमें फेज डिफरेंस कुछ भी आ सकता है, 0 से लेके 2 पाई तक कोई वैल्यू आ सकती है। अगर तुम टी पुट करो, एक्स पुट करो, है ना बेटा। तो कहोगे बेटा कि फेज डिफरेंस ऑफ oscillation of 2 points, है ना बेटा, can be anything, है ना बेटा, between 0 to 2 पाई, है ना बेटा, या 2n पाई का है ना बेटा। कहोगे 0 से लेके 2n पाई तक कुछ भी हो सकता है डिफरेंस, है ना। लेकिन यहां देखो, बोलो बेटा,
यहां से लेकर के यहां तक के डायग्राम को देखो, क्या दिख रहा है बच्चा? सारा पार्टिकल अपने अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे है, बोलो, है ना? सारा पार्टिकल एक साथ आ गया मीन पे, है ना? फिर देखो सारा पार्टिकल एक साथ चला गया एक्सट्रीम पे, तो ये सारे पॉइंट जो है बेटा ऐसे ऐसे को ऐसे था पहले स्ट्रिंग, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा। देखो बेटा, है ना? क्या कहोगे कि सारे पॉइंट का ओसिलेशन एक साथ हो रहा है, भले ही इनका एम्पलीट्यूड डिफरेंट है लेकिन ओसिलेशन बिल्कुल एक साथ है, बोलो, है ना बच्चा? ठीक है, तो क्या कहोगे? फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस is either is phase difference is either 0, है ना बेटा, और पाई। या तो फेज डिफरेंस 0 है बेटा, या तो फेज डिफरेंस पाई है। देखो तो अगर दो नोड के बीच में जितने सारे पॉइंट्स में है उनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है, तो लिखो क्या इसमें? ऑल पॉइंट्स बिटवीन टू नोड्स, बोलो बेटा, दो लगातार नोड के बीच में जितने सारे पॉइंट्स हैं सारे सेम फेज में हैं, कोई फेज डिफरेंस नहीं है ना। लेकिन देखो एक ऊपर का पॉइंट एक नीचे का पॉइंट, इन दोनों में कितना फेज डिफरेंस है? पाई। एक अपर एक्सट्रीम और एक लोअर एक्सट्रीम, क्या कहोगे? कहोगे टू पॉइंट्स lying on either side ऑफ ए नोड, नोड के किस तरफ पॉइंट लो तो फेज डिफरेंस पाई। ठीक है बच्चा, लिख ले। स्टैंडिंग वेव में दो ही तरह का फेज डिफरेंस, या तो 0 या तो पाई। ओम बोलो बेटा। हेलो बोलो बोलो। सर, आपने बोला था कि वो स्टैंडिंग वेव जब फॉर्म होता है जब ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवलिंग वेव आके क्या होता है उसका सुपरपोजिशन होता है, करती है। सुपर इम्पोज करती है क्या? हाँ। और सर एक और डाउट था मुझे क्या? कि मतलब अभी कोटा चालू हो रहा है तो हम लोग वहाँ पे आके बैकलॉग कैसे क्लियर करेंगे? मतलब यहाँ पे तो रेजो सर था तो रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते थे, लेकिन वहाँ पे तो हाँ। रिकॉर्डेड नहीं रहेंगे ना, नहीं फिर तो रिकॉर्ड नहीं होंगे उसके बाद में। तो फिर लेकिन मेरे ख्याल से ऑनलाइन क्लास भी चलेगी यार। ऑनलाइन हाँ? क्लास में मेरा ओपिनियन है, मुझे लगता है कि ऑनलाइन क्लास भी चलेगी। नहीं सर, लेकिन वहाँ पे आके कैसे क्लियर कर सकते हैं मतलब विदाउट ऑनलाइन? क्या कर सकते हो? क्लियर बैकलॉग कैसे बेटा क्लियर कर सकते बैकलॉग हैं? क्लियर तुम्हारे पढ़ने से होगा ना बच्चा, कैसे होगा बताओ? नहीं सर, विदाउट ऑनलाइन मतलब ऐसा वहाँ पे आके, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियोस तो नहीं देख पाएंगे ना रेजो सर से, बेटा मोबाइल तुम्हारे पास रहेगा ना। तो वो 12 की थोड़ी रिकॉर्ड होंगे क्योंकि ऑफलाइन पढ़ तो रहे जब हैं ना। जब 12th वाले ऑनलाइन क्लास भी चलेगी ना बच्चा। हाँ, हम्म। तो जो हम भी सिखाएंगे वो रिकॉर्ड भी होते जाएगा क्या? आई थिंक सो, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं बेटा हम्म। जो आना प्रेफर नहीं करेंगे, ऐसा भी तो हो सकता है सर है ना? डाउट क्लास से हो सकता है क्या कवर? हाँ डाउट क्लास से कवर होता है बेटा, लेकिन डाउट क्लास पे डिपेंड नहीं करना है बेटा। ये सोच देखो ऑनलाइन क्लास तो अब ना चल रही है बेटा, आज इस साल से पहले तो सारी क्लास तो ऑफलाइन चलती थी, तो कभी कुछ रिकॉर्ड नहीं मिलता था, है ना? हम्म। तो बच्चे इसलिए क्लास करते थे, क्लास छोड़ता ना बहुत कम था, है ना? क्लास नहीं छोड़ना है बेटा, तो सर क्लास हमेशा करना है। विदाउट मोबाइल बैकलॉग क्लियर नहीं हो सकता? हाँ देखो ऑफिस वगैरह में भी होता है सेटअप वगैरह, हम्म। ऑफिस वगैरह में भी सेटअप होता है, कंप्यूटर वगैरह होता है, जो तो वहाँ पहले के से लेक्चर रिकॉर्ड किए हुए तुम देख सकते हो। ओके सर, थैंक यू। रोनित बोलो, रोनित नहीं, क्रिस साहब आए हैं, बोलो भाई क्रिस। हेलो सर। हाँ बोलो बच्चा। सर मैं कह रहा हूँ कि ये चालू होगा तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलेगा ना? हाँ ऐसा मुझे लगता है बेटा, ऐसा मेरा अपना ओपिनियन है, आई एम नॉट वेरी मच श्योर। और कब चालू होगा सर? तुम्हारा मेरे ख्याल से तुम्हारा 12th जब होगा ना, 12th ऑनलाइन ही ऑफलाइन ही स्टार्ट होगा, 27 से स्टार्ट हो रहा है तुम लोग का ना 12th। सिड सर जो चैप्टर स्कूल एग्जाम्स के लिए हटा दिए गए हैं तो वो JEE में भी नहीं पूछे जाएंगे?
नहीं, ऐसा नहीं है, जेई में आएंगे क्वेश्चंस। ओके सर। ऐसा आया था ना, उसका इंटरव्यू आया था एनटीए का कि वो कम नहीं करेंगे सिलेबस। ओके सर। हर्ष, सर ये फोर्थ वाला पॉइंट नहीं समझ में आया सर दोनों में। बेटा देख, इसमें फेज का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फेज होता है ना बेटा ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5 बोलो। यस सर। तो बताओ टी का वैल्यू और एक्स का वैल्यू अगर तुम्हें कहूं कि अपनी मन मर्जी से कुछ भी पुट कर लो, यस सर। तो रिजल्ट कुछ भी आ सकता है यस सर। है ना? लेकिन इसमें ऐसी फैसिलिटी नहीं है बेटा। यहाँ एक्स और टी वाला टर्म अलग हो गया था ना। यस सर। एक्स वाला आ गया था एम्पलीट्यूड में और टी वाला चला गया था फेज में। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम बेटा। देखते बेटा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कहता है कि टू वेव्स y is equal to 2 centimeter into sine 20 pi t minus pi by 2x plus pi by 3 and y equal to 2 centimeter sine of 20 pi by t plus pi by 2x minus pi by 3 है ना बेटा? सुपर इम्पोज। क्या दिख रहा है बच्चा? दोनों वेव हमारे बेटा अपोजिट डायरेक्शन में है ना? बोल बच्चा। तो स्टैंडिंग वेव बनेगा ना बेटा, है ना? कहता है फाइंड पोजीशन ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स। नोड्स कहां पे हैं और एंटी नोड्स कहां पे हैं, है ना बेटा? x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 10 मीटर। बस इतनी ही दूरियां पता करना है बेटा। इतनी ही दूरियां पता करो, कहां नोड कहां एंटी नोड। ठीक है? एक और सवाल भी इसमें है कि also find amplitude of oscillation at x equal to 1 मीटर। ठीक है? चलो बनाओ बच्चा। हाँ बच्चा, अभी कोचिंग से इंफॉर्मेशन नहीं आया है, बस आने वाला, उसी की तैयारी चल रही है। सुहानी बोल बच्चा। सर अभी जो आपने लिखवाया था डिफरेंस, उसमें एक लास्ट पॉइंट था स्टैंडिंग वेव में फेज डिफरेंस इज ईदर 0 ऑल पॉइंट्स और बिटवीन पाई। टू नोड्स। इसका मतलब हाँ। नहीं समझ में आया। मतलब दो नोड के बीच में जितने पॉइंट्स है ना बच्चा, वो क्या दिख रहा था? सारे पॉइंट एक साथ थे ऊपर, यस सर। फिर सारे पॉइंट एक साथ आगे नीचे। इसका यस मतलब सर। उनके बीच में फेज डिफरेंस 0 था बेटा, क्योंकि उनके ओसिलेशन यस एक साथ सर। हो रहे थे ना। बात यस समझ में आ सर। गई? चलो चलो करो बच्चा। चिन्मय बोल बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मतलब सर अगर 11th का मतलब फिजिक्स सर मतलब थोड़ा सा खराब हो जाने से उसको क्या ठीक किया जा सकता है? क्यों नहीं कर सकते हैं बेटा? तेरी पढ़ाई करने से हर चीज सही हो सकती है 12th में ना? अभी सर, टाइम, बहुत टाइम है। 12th में सर। बिल्कुल टाइम तो है। और वो जो सर एक नया बैच बन रहा है, वो मतलब जिसमें 11th वाला पैसा नहीं देने से जो दूसरा वाला बैच बना है सर, उसमें विजेता प्लस में, हाँ, उसमें जाने से सही अब तुमको क्या लगेगा पूरा क्या? ही पढ़ना है? यस सर। तुमको पूरा ही पढ़ना है उसमें, वेदा प्लस में? नहीं नहीं तुमको सर। 11 12 पूरा पढ़ने का मन है, वो पूरा वापस? नहीं 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 सर। हाँ, तो फिर क्यों जाओगे उसमें फिर? सर मतलब थोड़ा सा 11 खराब हो गया है फिजिक्स। हाँ बेटा, तो यहाँ रात रहना और खुद से पढ़ाई करना उसके लिए, है ना? यस ये सर। तुम्हारी अगर मन है ज्वाइन करने का तो कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा। नहीं सर, आप एक बार सजेस्ट कर देंगे तो अच्छा लगेगा।
बेटा अगर देखो तुम्हारी अगर सिलेबस अगर तुम्हारा 60-70% कवर है, 30% के आसपास छूट गया है मान लिया जाए, या तुम तैयार नहीं हो उसके लिए, है ना, यस सर, तो यस तुम सर, विजेता ही ज्वाइन करो, विजेता प्लस मत ज्वाइन करो, तुम Yes, नॉर्मल sir. बैच ज्वाइन करो अपना। यस सर, है कि 20-30% कवर हो सकता है बेटा, आसानी से कवर हो सकता है। यस सर, हम्म, धन्यवाद सर। वेलकम बेटा। चिन्मय, सर वो जो ट्रैवलिंग वेव है उसको मैं विजुअलाइज नहीं कर पा रहा हूँ। ट्रेवलिंग वेव नहीं कर पा रहे हो, जैसे मान लो इमेजिन करो कि अगर तुम एक रस्सी लो टाइट, ठीक है, यस सर, बहुत लंबी रस्सी लो, ठीक, यस सर, उसके एक एंड को बांध दो, दूसरा एंड को पकड़ खींचो और अपने हाथ को ऐसे ओसिलेट कराओ, तो तुम्हें स्ट्रिंग में वाइब्रेशन आगे बढ़ती हुई दिखेगी बेटा, यस सर, एक लूप लूप बढ़ता हुआ दिखता है आगे। बढ़ता है ना, वही हमारा क्या है, ट्रेवलिंग वेव बेटा, वो ट्रेवलिंग वेव है, ओके, ठीक है। अच्छा अब क्या करेगा, देखो थोड़ी देर तक ओसिलेट करते रहो, ठीक है, तो होगा क्या कि जब वेव आगे जाएगा बेटा, तो फिक्स्ड वाले एंड से रिफ्लेक्ट होकर के वेव वापस आएगी, यस सर, तो तुम्हारे स्ट्रिंग में दो वेव हो जाएगा, एक तुम भेज रहे हो सो, और एक जो रिफ्लेक्ट होके आ रहा है सो, ओके है ना, सर, और सही तरीके से ओसिलेट करोगे ना बेटा, तो कुछ देर बाद तुम्हें दिखेगा कि स्ट्रिंग में स्टैंडिंग वेव बन गया अपने आप। ओके सर। हम्म, सर और मेरे को एक ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया था कि इसमें फेज डिफरेंस तो मतलब उसमें कुछ भी हो सकता है ना, मतलब और इसमें सिर्फ वही होगा, मतलब आप बोल रहे थे कि सेम तरह से ऑसिलेट कर रहे हैं स्टैंडिंग वेव में, वो कैसे होते हाँ हैं? फिर से वो बोलो, मतलब वाला पॉइंट बताया तो आपने बेटा, बोला पॉइंट। सारा डायग्राम तुमको दिखाया ना बच्चा, देखो सारा पॉइंट था ना ऊपर एक साथ होता वैसे, फिर यस सारा सर, पॉइंट ऐसे आया ना बोलो, यस सर, फिर यस सारा सर, पॉइंट ऐसे आया ना बोलो, ओके सर, यस सर। तब देखो क्या सारा हम पॉइंट अपने अपने एक्सट्रीम पे है, यस सर, और सबका सारा एम्पलीट्यूड पॉइंट भी एक अलग साथ है। आ गया मीन पे, सबका और टाइम सर पीरियड सारे सेम पॉइंट बेटा है का ना, सर एम्पलीट्यूड बिल्कुल, सबका अलग है ना? हाँ ओके सर, एम्पलीट्यूड थैंक सबका यू अलग सर, अलग है। वेलकम बेटा, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। देख बच्चा मैं करता हूँ इसको, देख बेटा सबसे पहले तो इनको सुपर इम्पोज करो, y इक्वल टू y1 प्लस y2 करो, तो करोगे तो क्या होगा, 2 2 एक साथ हो गया बेटा, कॉमन, और इसके लिए साइन a प्लस साइन b, तो हो गया बेटा 2 साइन ऑफ 20 पाई t, बोलो बस, इनटू कॉस ऑफ, डिफरेंस करो, डिफरेंस करोगे तो पाई बाई 2x माइनस पाई बाई 3, बोलो बच्चा होगा, होगा ना। अब x वाले को एक तरफ करो, तो हो गया बच्चा ये 4 सेंटीमीटर इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 2x माइनस पाई बाई 3 इंटू साइन ऑफ 20 पाई t, बोलो बच्चा होगा, ठीक है। तो देख बेटा इसमें एम्पलीट्यूड फंक्शन ऑफ x क्या है, एम्पलीट्यूड फंक्शन ऑफ x हमारा है बेटा 4 सेंटीमीटर कॉस ऑफ पाई बाई 2x माइनस पाई बाई 3, बोलो बच्चा, ठीक है। अगर हम कहते हैं बेटा कि मुझे नोट्स चाहिए, अगर मुझे नोट्स चाहिए तो नोट्स में क्या होता है बोलो, तो कहते हो बेटा cos थीटा की वैल्यू 0, cos थीटा की वैल्यू 0 मतलब 2n प्लस 1 पाई बाई 2, बोल बेटा, है कि नहीं, ठीक है। सबका पाई कैंसिल करो, सबका पाई कैंसिल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो बेटा ये हो गया x बाई 2 इज इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3, इसका मतलब n प्लस 5 बाई 6, इसका मतलब x इक्वल टू 6n प्लस 5 डिवाइड बाई 3, बोलो बेटा होगा, होगा बेटा। तो बोलो कहां कहां मिले नोट्स, नोट्स कहां कहां मिले, n इक्वल टू 0 पुट करो, n 0 पुट करोगे तो कितना आएगा 5 बाई 3 मीटर, अब n इक्वल टू 1 पुट करो तो 6 प्लस 5 11 बाई 3, अब n 2 पुट करो तो 12 प्लस 5 17 बाई 3, बोलो बेटा, है ना, क्या होगा फिर, और 23 बाई 3, फिर क्या होगा 29 बाई 3, बस इसके आगे नहीं आ सकते ना, क्योंकि 10 मीटर से कम करना था। बात समझ में आ गई बेटा, ये निकल गया हमारे क्या नोट्स, ठीक है। अब चलो अब निकालते हैं एंटी नोट्स, ठीक बेटा। तो देखो एंटी नोट्स निकालने के लिए तरीका है ना बेटा, तो बहुत आसान है, जैसे कि मैंने नोट्स में निकाला, जैसे मैंने
नोट्स में भी निकाला बेटा, उसी तरह से तुम एंटी नोट्स का निकाल सकते हो। यहाँ कर दोगे n पाई, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उससे भी आसान तरीका क्या है बेटा, बोलो, कि हर दो नोड के बीच में एक एंटी नोड होता है। तो एंटी नोड कहाँ होगा, इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में, इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में होगा ना बेटा, है ना। चाहे से भी निकाल लो। देखो बेटा नॉर्मल तरीके से ही करो। क्या क्या कोई लिखोगे, पाई बाई 2x, पाई बाई 2x माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू n पाई, है ना बेटा। तो पाई सब में कैंसिल, तो हो गया बेटा x बाई 2 माइनस 1 बाई 3 इक्वल टू n। तो x इक्वल टू, ये हो गया 2 ऑफ 3n प्लस 1 बाई 3। बोल बेटा होगा, देख लो अच्छे से, बोल बच्चा, होगा बेटा ये, ठीक है ना। अब क्या लिख दोगे इसमें, n इक्वल टू 0 पुट करो, कितना आएगा, तो 2 मीटर, बोलो बेटा, है ना, 2 बाई 3। अब n इक्वल टू 1 पुट करो, तो 3 प्लस 1 4, 8 बाई 3। बोलो बेटा, दिख रहा है, इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2। और चलो 8 बाई 3 के बाद कितना होगा, 14 बाई 3, 20 बाई 3, 26 बाई 3, बस, है ना बेटा। तो कितने नोट्स आए, 1 2 3 4 5, और कितने एंटी नोट्स आए, 1 2 3 4 5। समझ गया, है ना। अब देखो ये वाला सवाल कहता है कि x बराबर 1 मीटर पे क्या होगा एम्पलीट्यूड, है ना। तो देख बेटा, अगर x इक्वल टू 1 मीटर की बात करें हम लोग, x इक्वल टू 1 मीटर की बात करें, तो a एट x क्या था, देखो क्या था, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर इंटू कॉस, ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3, ये हो जाएगा बेटा पाई बाई 6। तो कॉस 30 के बाई रूट 3 बाई 2, तो ये हो जाएगा बच्चा 2 रूट 3 सेंटीमीटर, है ना। ठीक, नोट कर ले बच्चा। चिन्मय बोलो, हो गया सर मेरा। हर्षद, हेलो सर, बोल वहां बेटा। पे सर पाई बाई 6 होना चाहिए ना सर। कहाँ बच्चा, सर जहाँ वो 2n+1 फॉर नोट्स आपने किया है, तब हाँ बेटा पीछे वहां सर, क्या करूं, सर पाई बाई 6 होना चाहिए ना, क्योंकि 5/2 होता हाँ है तो इसे बोल पाई रहे बाई, हो, नहीं सर उसके ऊपर वाले में, यहाँ हाँ, इस LHS में सर, LHS में यहाँ पे उसमें। बेटा, वो तो हाँ मैं यहाँ से पुट किया ना बेटा, वो तो पाई बाई 2 ओके में सर, x पाई बाई 3, है ना, फेज। ओके सर। विद्या बोलो। सर ये पूछना था, एम्पलीट्यूड यहाँ पे सेंटीमीटर में है और ये हाँ सर एक्स मीटर में आ रहा है, तो सर इसको कन्वर्ट हाँ, नहीं करेंगे? नहीं बच्चा, देखना बेटा, एम्पलीट्यूड जो हमारा है ना बच्चा, वो तो वाई डायरेक्शन में है ना, ऐसे ऐसे है ना, बोलो। हाँ सर। और इस डायरेक्शन में है बच्चा x ना, हाँ हाँ, एम्पलीट्यूड तो वाई डायरेक्शन में है बेटा, है कि नहीं। वो वेव के लिए है एक्स। बिल्कुल सही पहचाना तुम, ठीक है सर। फटाफट लिख लो। अच्छा बेटा, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन करवा दिया था मैंने, बोलो तो, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन करवा दिया था ना मैंने, नहीं कराया था, चलो अभी करा देते हैं, कोई बात नहीं। ओके बच्चा, अभी करवा दे रहे हैं। एक बच्चा लिख रहा है कि मैंने जेई मेंस का फॉर्म भर दिया है। मेंस का फॉर्म क्यों भर दिया बेटा, ऐसे प्रैक्टिस करने के लिए, भर दिया तो कोई बात नहीं, भर दिया तो कोई बात नहीं, दो एग्जाम दो, अच्छा लगेगा देखो तुमको, जितना सिलेबस पढ़े हो, है ना बेटा, जितना पढ़े हो तुम सिलेबस, तुम सोचना उसी का टेस्ट है, ठीक बेटा। आगे देख बेटा, अब देखा जाए
रिफ्लेक्शन ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग है ना बेटा। स्ट्रिंग में वेव सेट किए और रिफ्लेक्शन की बात करें है ना बेटा। इमेजिन करो कि स्ट्रिंग का जो एंड है बेटा है ना, वहां से रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, देख बेटा हम पहले बोलते हैं फ्रॉम ए फिक्स्ड बाउंड्री। ठीक है, इमेजिन करो बेटा कि बहुत लंबी स्ट्रिंग और आकर के ये बाउंड्री फिक्स हो गया। ठीक है बेटा, ये बाउंड्री यहाँ फिक्स हो गया। ठीक है बेटा, है ना। तो क्या होता है देखो, इसमें ये होता है बेटा कि अगर तुम पल्स ऐसा भेजोगे ना बेटा, इसमें ऐसा पल्स भेजोगे ना, ठीक है, तो वापस जो रिफ्लेक्ट होके आएगा बेटा है ना, क्या कहोगे कि इसके पहुंचने पे जस्ट एंड में ऐसा बनेगा बेटा पल्स, और रिफ्लेक्ट करने के बाद तुरंत बाद ऐसा बनेगा वेव। तो ऐसा लौटेगा, जबकि गया तुम्हारा वेव ऐसा था। तो क्या दिखा तुमको बेटा कि सीधे ऊपर वाला पॉइंट नीचे आ गया ना बेटा, सीधे ऊपर वाला पॉइंट नीचे आ गया ना। इसका मतलब क्या कहेंगे, तो कहना कि ऑन रिफ्लेक्शन फेज चेंजेस बाई पाई। जब रिफ्लेक्शन होगा तो फेज हमारा पाई से चेंज कर जाएगा। ठीक है बेटा, तो देख बेटा अगर तेरा इंसिडेंट वेव क्या है, वाई आई बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव इंसिडेंट है ना बेटा। ठीक है, तो कहोगे तुम कि रिफ्लेक्टेड वेव जो होगा, अब तुम खुद देखो बेटा, जो वेव लौटेगा वहां से वो तो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा ना बेटा। इसका मतलब वाई रिफ्लेक्टेड ये हो जाएगा ए इंसिडेंट और ये ए रिफ्लेक्टेड इनटू साइन ये हो जाएगा बेटा ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव रिफ्लेक्टेड है ना। तो देख बेटा ये हुआ रिफ्लेक्टेड वेव का फेज और ये हुआ इंसिडेंट वेव का फेज है ना। तो क्या कहोगे, इन दोनों का डिफरेंस है ना बेटा, इन दोनों का डिफरेंस है ना। ठीक, तो देखो बेटा रिफ्लेक्शन कहां पे हुआ, तो मान लो ये पॉइंट जहां पे रिफ्लेक्शन हुआ है बेटा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x बराबर x नॉट है ना, इसका कोऑर्डिनेट x नॉट। तो इस वाले पॉइंट पे इसका फेज क्या लिखोगे ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव रिफ्लेक्टेड, यहां कर देंगे x नॉट है ना बेटा, माइनस ऑफ इसका फेज ओमेगा टी माइनस के एक्स नॉट प्लस फाइव आई, ये होना चाहिए कितना पाई। ये रूल हुआ बेटा, इसमें समझ गए कॉन्सेप्ट है ना। डायरेक्टली पाई ऐड नहीं करना है, इस वाले पॉइंट को इस्तेमाल करना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो, फ्रॉम ए फ्री बाउंड्री। ठीक है बेटा, फ्रॉम ए फ्री बाउंड्री का मतलब क्या हुआ देखो, को बहुत लंबी रस्सी ऐसा है ना। अब क्या किया, इसके एंड में एक रिंग फिक्स कर दिया, इसके एंड में एक रिंग फिक्स कर दो है ना बेटा, बहुत हल्का रिंग, और इस रिंग को एक रॉड में बांध दो, रॉड में पहना दो। बोलो, एक रॉड है, इस रॉड में ऐसे रिंग पहना दिया, तो देखो रिंग तो ऊपर नीचे मूव कर सकता है ना बेटा। तो कहेंगे ये ओसिलेट करने के लिए फ्री है ना। इसमें क्या होता है कि जब तुम वेव भेजोगे ना बेटा यहां से है ना, तो जब वेव यहां पहुंचेगा है ना बेटा है ना, तो वेव जाने वाला वेव था बेटा ऐसा, जो लौटेगा ना वेव बेटा वो भी ऐसा ही लौटेगा, ऐसा ही वेव लौटता है ना। इसका क्या मतलब हुआ कि फेज चेंज हुआ ही नहीं है ना बेटा। क्या कहोगे, ऑन रिफ्लेक्शन कहोगे नो चेंज इन फेज है ना बेटा। रिफ्लेक्शन की वजह से फेज में कोई बदलाव नहीं, मतलब यहाँ क्या लिख देना, यहाँ 0 कर देना या 2 पाई कर देना या 4 पाई कर देना है ना। यहाँ पे क्या करोगे 2n पाई। ठीक है, लिख लो
नोट कर ले बच्चा। सुहानी बोल बच्चा। सर फ्री बाउंड्री और फिक्स्ड बाउंड्री में क्या डिफरेंस है? फिक्स बाउंड्री का मतलब हुआ बेटा कि जो एंड को हमने फिक्स किया है ना वो Yes, बिल्कुल sir. मूव नहीं कर सकता, ठीक है। है ना। और अब फ्री free बाउंड्री मतलब में मूव कर सकता है। हाँ वो ऑसिलेट कर सकता है। ठीक है, थैंक यू सर। ओके बच्चा, बोलो भाविका। सर ये आपने फ्रॉम अ फिक्स बाउंड्री में जो इक्वेशन लिखी है उसमें सेकंड हम्म, में x नॉट थोड़ी ना आएगा। बेटा रिफ्लेक्शन कहाँ से हुआ? x इक्वल्स टू x नॉट से। हाँ बेटा तुम बताओ, फेज एक्स पे डिपेंड करता है कि नहीं? यस सर। करता है ना। तो जिस Yes, sir. पॉइंट पे रिफ्लेक्शन हुआ बेटा उस वाले पॉइंट पे फेज डिफरेंस पाई। ठीक। ओके सर। नोट कर ले बच्चा। इरेज कर दूं बेटा? देख बच्चा आगे, अब ले बात कर रहे थे मतलब बेटा रिफ्लेक्शन की, है ना। ठीक। अब बात करें रिफ्रैक्शन की या ट्रांसमिशन की। ठीक है बेटा। तो देख बच्चा, अब बात करें रिफ्रैक्शन, है ना, और रिफ्रैक्शन बोलोगे या बोलोगे क्या? ट्रांसमिशन ऑफ वेव, है ना बेटा। ध्यान देना, मान लो इमेजिन करो कि ये एक रस्सी आई बेटा, है ना। ठीक है, ये एक रस्सी आई और इसी रस्सी से बेटा हम एक और रस्सी जोड़ दिए, है ना बेटा। कहोगे ये तो हमारा स्ट्रिंग है ही बेटा, ये तो हमारा स्ट्रिंग है ही ना, लेकिन इसी में क्या किया हमने, एक और स्ट्रिंग जोड़ दी। ठीक बेटा, इसमें एक और स्ट्रिंग जोड़ दी अलग। ठीक बेटा, है ना। तब देखो रस्सियां दो हो गई बेटा, है ना। जो रस्सी भले ही दो हो, रस्सी भले ही दो हो, है ना बेटा, ये तो पक्का है कि दोनों का टेंशन डिफरेंट होगा। बोलो बेटा, है कि नहीं? हाँ, लेकिन दो टेंशन सेम होगा बेटा। खींच लोगे तो ऐसे ही ना पकड़ के, तो टेंशन सेम होगा बेटा, है ना। लेकिन लीनियर मास डेंसिटी इनका अलग अलग हो सकता है ना बेटा। वेलोसिटी हमारी इनकी वेव की अलग अलग हो सकती है बेटा। बोलो, है ना बच्चा, वेव हमारा अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो देख बेटा इस केस में यूं कहना कि अगर हमारा V1 V2 से बड़ा है ना बेटा, ऐसे लिखो सिंपल, कि जिसमें हाइयर वेव स्पीड हो, है ना बेटा, जिसमें वेव की स्पीड ज्यादा हो, है ना बेटा, उसे क्या बोलोगे? उसे बोलोगे डेंसर मीडियम। समझा बेटा? सॉरी, रेयरर मीडियम, है ना बेटा। ठीक है, जिसमें वेव की स्पीड ज्यादा हो उसे बोलेंगे रेयर मीडियम। ठीक बेटा, और जिसमें वेव की स्पीड कम हो उसको हम बोलेंगे बेटा डेंसर मीडियम। समझे, है ना। तो देख बेटा, अगर कोई भी तुम वेव यहाँ पे दोगे, है ना, तब यहाँ पे जब वेव आएगा बेटा, है ना, तो ये कौन सा वेव है? ये हमारा है बेटा इंसिडेंट वेव। ये हमारा है बच्चा इंसिडेंट वेव। समझा? वो हमारा हो गया बच्चा इंसिडेंट वेव, है ना। अब देखो वेव यहां से इसमें इंटर कर जाएगी, है ना बेटा। ये क्या हो गया? ये हो गया ट्रांसमिटेड वेव, ट्रांसमिटेड, है ना। और देख बच्चा, यहां से वेव वापस भी लौटेगी तो इसे हम बोल रहे हैं रिफ्लेक्टेड। इंसिडेंट, ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड। ठीक है, तुम सिंपल सोचो एक तरीके से कि अगर कोई रस्सी है, कोई जंक्शन है, बताओ उस जंक्शन को पकड़ के खींच के छोड़ दो तो बताओ डिस्टरबेंस दोनों तरफ जाएगी ना। बोलो, रस्सी के बीच वाले पॉइंट को खींच के छोड़ो तो डिस्टरबेंस दोनों तरफ जाएगा ना बच्चा, है ना। तब सोचो इंसिडेंट वेव क्या करेगा? इसको डिस्टर्ब करेगा,
और इसको डिस्टर्ब करेगा तो डिस्टर्बेंस दोनों तरफ जाएगा, है ना बेटा? ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे बेटा हम लोग, है ना, कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बोथ टेक्स प्लेस, है ना बेटा? रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन, है ना बेटा, बोथ टेक्स प्लेस। समझे, है ना? ठीक, ये ऑब्जर्व किया गया बेटा, है ना, कि इस वाले पॉइंट पे जो वेव रिफ्रैक्ट हुआ, जो ट्रांसमिट हुआ, है ना, इसमें कोई फेज चेंज नहीं हुआ, है ना बेटा? ट्रांसमिशन नेवर चेंजेस फेज, है ना बेटा? ड्यू टू एट बाउंड्री, है ना बेटा? एट बाउंड्री, है ना बेटा? जिस बाउंड्री पे रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन से कोई फेज पे इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है ना? और रिफ्लेक्शन के लिए फॉर रिफ्लेक्टेड वेव, जो वेव रिफ्लेक्ट होके आई है ना? ठीक है, क्या हुआ कहेंगे बेटा इसके लिए? क्या हुआ तो कहेंगे बाउंड्री ऑफ डेंसर मीडियम। अगर ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है ना बेटा, तो कहेंगे रेयर मीडियम में वेव आया और डेंसर के बाउंड्री पे टकराया, है ना बेटा, तो कहेंगे बिहेव एज फिक्स्ड बाउंड्री, बिहेव एज फिक्स्ड, ठीक है? एंड बाउंड्री ऑफ रेयरर मीडियम, है ना बेटा, बिहेव एज फ्री बाउंड्री। समझा बेटा? ठीक है ना? एक फॉर्मूला है इसमें जो तुम याद करो। फॉर्मूला क्या है देखो, कि एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, जो वेव लौट के आया, है ना, इसका फॉर्मूला होता है v2 माइनस v1 बाई v1 प्लस v2 इंटू ए इंसिडेंट, है ना बेटा? और ट्रांसमिटेड का फॉर्मूला होता है 2v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2 इंटू ए इंसिडेंट। ठीक है, लिख ले फटाफट। सिद्धार्थ बोलो। तो सर डेंसर मीडियम में पार्टिकल पास रहते तो उसमें स्पीड ज्यादा होनी चाहिए ना वेव की? क्यों 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 क्यों? सर पार्टिकल पास रहता है उससे ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर होगी जल्दी। इसे बात क्यों सोच रहे हो तुम? तो तुमको बता चुके बेटा हम, वेलोसिटी का फॉर्म रूट टी बाई म्यू ना। यस सर। म्यू ज्यादा होगा तो यस सर। हेवी स्पीड कम होगी। थैंक यू सर। हर्षद। सर आर और टी का सर नाम क्या क्या सर? इंसिडेंट है सर, और ये दोनों आई इंसिडेंट, यस सर, आर रिफ्लेक्टेड और Yes, टी ट्रांसमिटेड। टी ट्रांसमिटेड। ओके सर। सर तो ए आर और ए टी में भी ए ट्रांसमिटेड है सर, जो टी जो है सर? बोलो बोलो। सर जो ए आर है सर वो रिफ्लेक्टेड, और जो ए टी है सर वो ट्रांसमिटेड के लिए सर, दोनों अलग अलग? हाँ, रिफ्लेक्टेड का अलग एम्पलीट्यूड, ट्रांसमिटेड का अलग और एम्पलीट्यूड। ट्रांसमिशन का अलग एम्पलीट्यूड। ओके सर। पीयूष बोलो। सर लास्ट पॉइंट एक्सप्लेन कर दीजिए तो। देखो लास्ट पॉइंट लिखा है कि अगर जो वेव रिफ्लेक्ट होकर लौट रही है ना, उस वेव के लिए मान लो रेयर मीडियम में आ रही हो वेव, और डेंसर मीडियम के बाउंड्री से टकराया, तो डेंसर मीडियम का बाउंड्री ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि वो फिक्स्ड बाउंड्री हो। इसका मतलब रिफ्लेक्शन के बाद फेज चेंज पाई होगा। ठीक ठीक सर। लेकिन बाउंड्री ऑफ रेयर मीडियम पहले से डेंसर मीडियम में आ रहा हो और जाना चाहता हो रेयर मीडियम में, है ना, तो जब वहां टकराएगा बेटा तो वो बाउंड्री ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि फ्री बाउंड्री हो, मतलब फेज चेंज जीरो। ठीक, थैंक यू सर।
ओके बच्चा। अनुराग, डॉपलर क्या पढ़ाते हो? क्या? डॉपलर इफेक्ट इसी चैप्टर में पढ़ाते हो? क्यों, क्या करना है तेरे को जान के अभी ये? यही सर पूछना था। क्यों पूछना था, वजह तो बताओ। वो सर एग्जाम है ना, इसलिए पूछना था कि साउंड वेव में आता है बच्चा, वो स्ट्रिंग वेव में नहीं। अगला चैप्टर फटाफट नोट कर बच्चा, अब डिस्कस करेंगे होमवर्क। बोलो भाई सिड, क्या बोलना है तुम्हें? सर वो 80 इक्वल टू V2 अपॉन V1 माइनस V2 लिखा हुआ है ना? नीचे दोनों प्लस है, V2 माइनस V1 बाई V1 प्लस V2। और सर 80 वाला? 80 वाला है 2V2 बाई V1 प्लस V2। ओके सर। नयन, सर मुझे ये पूछना था कि अभी जब हमारे वापस मतलब ऑफलाइन चालू होगा तब सर हमारे को फिर से नए बैचेस मिलेंगे या जो अभी की हमें दे रखे हैं उसी के साथ कंटिन्यू करना है? वो तो नया बैच होगा बेटा। सर वो किस बेसिस पे देंगे, मतलब टेस्ट कराएंगे क्या सर उसके लिए, या फिर अब तक जितने भी टेस्ट अभी तो एडमिशन बेस पे होगा, जैसे जैसे बच्चों का एडमिशन होगा वैसे ही बनेगा मेरे ख्याल से। अभी कोई मार्क्स वार्क्स का बैच नहीं बनने वाला। थैंक यू सर। संस्कार, यस सर। सर मैग्नस इफेक्ट में कुछ होता है क्या? क्या? मैग्नस इफेक्ट? अरे बेटा इस चैप्टर में थोड़ी है, फ्लूइड्स वगैरह में है वो तुम्हारे यस सिलेबस सर, में वो नहीं है। नहीं है सर। नहीं है तुम्हारे सिलेबस में। ओके सर, थैंक यू। चल बच्चा सीट निकाल। अभी क्या करना है बताओ डिस्कशन में। बोलो बोलो, अभी क्या करना है डिस्कस? फ्लूइड्स में एक्सरसाइज 2, फ्लूइड्स में क्या करना है डिस्कस? एक्सरसाइज 3 पार्ट 1। ओके, फ्लूइड्स में एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 निकालो। फ्लूइड मैकेनिक्स में एक्सरसाइज 3 पार्ट 1। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पूछना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पूछना है। 8 का क्यू 5 6 7 8, 8 का क्यू पूछना है। नहीं कर पाएगा तू बेटा, अभी ये तुम इसको चेक नहीं कर पाओगे क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है, 12th का कॉन्सेप्ट है बच्चा। छोड़ दो इसको। 13 and 14, 13 and 14। राज लिख रहा है फर्स्ट, फर्स्ट प्लीज। ओके भाई फर्स्ट देख लो, फिर चलो देख बेटा। फर्स्ट में कहता है कॉम्प्रिहेंशन 1 में एन वुडन सिलेंडर ऑफ डायमीटर 4r, height h and density rho by 3 is kept on a hole of diameter 2r of a tank filled with liquid of density rho as shown in the figure। कहता है if level of liquid is start decreasing slowly when the level of liquid height h1,
द ब्लॉक स्टार्ट मूविंग अप एट व्हाट वैल्यू ऑफ h1 विल द ब्लॉक राइज। कहता है h1 ब्लॉक क्या होना चाहिए बेटा, है ना बेटा, ताकि ब्लॉक उठना शुरू कर दे। तो देखते बेटा इसका एफबीडी बनाओ, एफबीडी बनाओगे तो इसका बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स बोलोगे नीचे mg। अब देखो यहाँ हवा है ना बेटा, यहाँ हवा है ना, तो यहाँ का प्रेशर फोर्स लगेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू एरिया, है ना बेटा। और देखो ऊपर से लिक्विड का प्रेशर लगेगा बेटा, तो कहोगे लिक्विड का प्रेशर P इनटू एरिया, बोलो ठीक है। तो देख बेटा इस केस में ऊपर से अगर ये उठने वाला है ऊपर, इसका मतलब यहां से और यहां से नॉर्मल फोर्स 0 हो चुका है ना बच्चा। तो लिखोगे पी ए डैश प्लस एम जी इज इक्वल टू पी नॉट इंटू ए, है ना बेटा। तो पी कितना होगा प्रेशर, यहाँ देखो बेटा प्रेशर यहाँ कितना होगा, प्रेशर यहाँ कितना होगा, तो बोलोगे एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी H1, है ना बेटा, ठीक है। अच्छा यहाँ से भी तो प्रेशर आएगा बेटा, रुको यहाँ से भी लगेगा ना प्रेशर फोर्स, इसको P1 कह लो और इसको P2 कह लो, P2 इंटू एरिया ए डबल डैश, या P1 A1 कह लो, इसको P2 A2 कह लो, ये P1 A1 है ना बेटा, और यहाँ होगा P2 A2, ठीक है बेटा। तो क्या होगा देखो P नॉट प्लस रो जी H1 इंटू एरिया, तो ऊपर कितना एरिया है बेटा देखो, तो कहा था वुडन सिलेंडर ऑफ डायमीटर 4r, अगर डायमीटर इसका 4r है बेटा, है ना, इसका डायमीटर अगर 4r है तो एरिया की रेडियस हो गया 2r, तो पाई इंटू 2r का स्क्वायर प्लस इसका mg, तो वॉल्यूम पाई इंटू 2r स्क्वायर इंटू h इंटू इसकी डेंसिटी इंटू जी होगा बेटा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी बराबर पी नॉट A1, पी नॉट एटमोस्फेरिक पी नॉट इंटू एरिया। तो देख बेटा बीच वाला का डायमीटर 2r है, बीच वाले का डायमीटर 2r है बेटा, तो रेडियस r हो जाएगा पाई नॉट r स्क्वायर प्लस प्लस देखो बेटा P2 के लिए, P2 के लिए यहाँ का प्रेशर यहाँ होगा बेटा P नॉट प्लस रो जी H1 प्लस H इंटू एरिया। तो देख बेटा जो सिलेंडर है वो सिलेंडर का मुझे ये वाला एरिया चाहिए, डायग्राम में देखो जिसको मैंने अभी ग्रीन से किया वो वाला एरिया चाहिए, तो क्या करोगे टोटल एरिया माइनस बीच का एरिया, है ना बेटा। तो ग्रीन वाला एरिया कितना है बेटा, तो कितना बोलेगा एरिया कितना होगा ये, तो कहोगे पाई ऑफ पूरा एरिया माइनस बीच वाला एरिया, इसका मतलब होगा बेटा ये 3 पाई r स्क्वायर, है ना। तो यहाँ लिख दो इंटू 3 पाई r स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो तो H1 निकल जाएगा बेटा, समझ गए। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 2 पूछना है सुप्रतिम को, देखो 2 में द ब्लॉक इन द अबव क्वेश्चन इज मेंटेन्ड इन द एक्सटर्नल मींस एंड द लेवल ऑफ लिक्विड इज लोवर्ड हाइट h2 व्हेन दिस एक्सटर्नल फोर्स टू 0 कहता है। अब फिर देखो इस डायग्राम में वही काम करना है लेकिन इस डायग्राम में करना है। इस डायग्राम में क्या बोलोगे पी नॉट इंटू एरिया, है ना बेटा A1 मान लो, यहां से बेटा देखो फिर बोलोगे पी नॉट इंटू एरिया और यहां से बोलोगे P2 इंटू A2 एरिया, है ना बेटा, और ग्रेविटेशनल फोर्स mg। तो फॉर इक्विलिब्रियम पी नॉट A1 प्लस mg बराबर पी नॉट A प्लस P2 A2, कितना हो गया बेटा पी नॉट, छोड़ दो इसको, A1 कितना हो गया पाई 2r का स्क्वायर mg, फिर से पाई 2r का स्क्वायर h इंटू जी, है ना बेटा, इक्वल टू पी नॉट बीच वाला एरिया पाई r स्क्वायर प्लस P2 वहां का प्रेशर पी नॉट प्लस रो जी H2, है ना बेटा, इंटू एरिया 3 पाई r स्क्वायर। सॉल्व करो H2 निकालो, ठीक है। 4 नंबर पूछना है, कहता है फिक्स्ड थर्मली कंडक्टिंग सिलेंडर has radius r, length L0, cylinder is open at the bottom and a small hole at bottom, पिस्टन का मास कैपिटल M, L पे रखा गया, ठीक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है। आगे देखो पिस्टन इज नाउ पुल्ड आउट स्लोली
and held at distance 2L from the top. The pressure in the cylinder between the top and the piston will be. देख बेटा, अगर तुम यहाँ से पिस्टन को खींचोगे नीचे, तो यहाँ तो एक खुला हुआ है ना बेटा, इसको नीचे खींचोगे तो हवा अंदर घुसेगी, है ना बेटा, और तब तक घुसते रहेगी जब तक कि अंदर बाहर का प्रेशर सेम ना हो जाए। समझा बेटा? तो क्या करोगे इसका आंसर? यही रहेगा बेटा इसका आंसर। समझा? और बोलो। फोर फाइव चाहिए था, 5 भी देखो। 5 में कहता है while the piston a distance 12 from the top, hole at the top is sealed, the piston is released to a position where it can stay in equilibrium. In this condition distance of the piston from the top is. देख बच्चा, डायग्राम पे ध्यान देना। देख बेटा, कहता है इस पिस्टन को मैंने हटा दिया, इस पिस्टन को हटा दिया, ठीक है बच्चा, और कहता है इसको 12 हाइट तक खींच दो, इसको 12 हाइट तक खींच दो। इसको 12 हाइट तक खींचोगे बेटा, इसका मतलब पिस्टन को यहां ले आओगे, पिस्टन को यहां ले आओगे तुम कितना तक? 12 तक। और अब इस सील को पैक कर दो, अब सील को बंद कर दो, ठीक। तो अभी इसमें हवा आ चुकी है, प्रेशर हो चुका है बच्चा एटमॉस्फेरिक। अब कहते हैं इसको छोड़ दो, छोड़ोगे तो क्या होगा? छोड़ोगे तो पिस्टन थोड़ा सा नीचे आएगा अपने वेट की वजह से। बोलो, अपने वेट की वजह से पिस्टन यहां पहुंच जाएगा, वाई, है ना बेटा। तो सवाल कहता है बताओ ये वाई का वैल्यू क्या होगा? तो मान ले बेटा अब प्रेशर पी हो गया, है ना, तो यहां से देखो यहां तक बोल सकते हो बेटा P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो पहले कितना था? तो कहोगे P0 इंटू एरिया इंटू लेंथ 2L बराबर बाद में कितना? P2 V2। तो कहेंगे प्रेशर P इंटू एरिया इंटू वाई। बोलो बेटा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इस डायग्राम में देखो, बोलोगे अंदर से फोर्स लगेगा P0 इंटू एरिया ए, यहां से फोर्स P इंटू ए, ये P इंटू ए, यहां से फोर्स लगेगा बेटा P0 इंटू ए, और यहां से ग्रेविटेशनल फोर्स mg। तो क्या लिखोगे? लिखोगे P0 ए बराबर PA प्लस mg होगा बेटा। तो देखो यहाँ ए कैंसिल हो गया, तो क्या लिख देंगे बेटा? एरिया दिया हुआ नहीं था, एरिया हाँ दिया, रेडियस दिया, रेडियस। तो कितना हो गया देखो, P0 इंटू पाई आर स्क्वायर बराबर ये प्रेशर P कितना हो गया? तो कहोगे P0 इंटू 2L बाई वाई प्लस इंटू एरिया, ये भी पाई आर स्क्वायर, ठीक बेटा, प्लस mg। अब इसको सॉल्व करो और y निकाल लो, ठीक है। 6 भी चाहिए। कहता है पिस्टन इज टेकन कंप्लीटली आउट सिलेंडर, पिस्टन को पूरा बाहर खींच लो, है ना, होल सील कर दो, पानी का टैंक ले आओ, and the cylinder and put in the piston so that water surface in the tank has the same level, ठीक है। कहता है हाइट h क्या होगा? अभी h क्या होगा? ठीक है बेटा, देखते हो अभी वाले कंडीशन में h क्या होगा बेटा, है ना। तो देखते बेटा यहाँ का प्रेशर हमारा P0 है ना, और बेटा यहाँ का प्रेशर कितना होगा? तो कहेंगे L0 है, तो ये L0 माइनस h है ना बेटा। तो इस वाले पॉइंट है क्या बोलोगे प्रेशर? बोलोगे P0 प्लस रो जी इंटू L0 माइनस h। बोलो बेटा होगा। अब देख बेटा जो प्रेशर यहाँ होगा वही प्रेशर यहाँ होगा और वही हमारा अंदर प्रेशर होगा, ठीक है बच्चा, ठीक है। तो फिर से कर दो, P1 B1 इक्वल टू P2 V2, है ना बेटा। पहले हमारा क्या था? पूरा टंकी खुला हुआ था, पूरा टंकी खुला हुआ था बेटा, तो हवा भरी थी पूरे में, और कितना वॉल्यूम था? तो एरिया इंटू L0, पूरे में हवा भरी थी, बाद में कितना हो गया? P2 कितना? तो P0 प्लस रो जी इंटू L0 माइनस h,
है ना बेटा, इनटू V2। अभी कितना वॉल्यूम है, तो बोलोगे एरिया इनटू L नॉट माइनस H। बोलो बेटा, ठीक है। अब देखो एक कैंसिल कट गया हमारा, एक कट गया ना, तो क्या बचा इक्वेशन, देखो तो इक्वेशन बचा बेटा हमारा, देखो रो जी L नॉट माइनस H इनटू ये, तो हो गया रो जी L नॉट माइनस H का स्क्वायर प्लस P नॉट इनटू ये P नॉट इनटू L नॉट माइनस H, है ना बेटा, और इसको उधर ले चलो तो माइनस P नॉट L नॉट बराबर 0। ठीक है बेटा, कौन सा आंसर हो जाएगा बोलो, ऑप्शन नंबर सी ना होगा बेटा। लेकिन मेरे को सी और डी सेम ही दिख रहा है, देखो तो, नहीं नहीं ठीक है, ठीक है, सी होगा बच्चा आंसर। आगे बोलो, राज आर्यन पूछना है 13-14, 13-14 से पहले पूछना है बेटा किसी को, 13-14 से पहले पूछना है किसी को कुछ भी। सेवन और 11, 7 देखो बच्चा, 7 हमारा कहता है, देखो क्या 7 कहता है, स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग, स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग at high speed from a garden hose pipe, from a garden hose pipe tends to spread like a fountain। सही बात है ना बेटा, गार्डन हॉस पाइप उल्टा कर दोगे अगर तो फाउंटेन जैसा पानी निकलता है ना बेटा, ठीक है। when held vertically but tends to narrow down when vertically down, ये भी सही बात है बेटा, है ना। क्या कहता है, अगर ऊपर की तरफ करोगे बेटा, है ना, ठीक है, तो स्प्रेड करेगा, और नीचे की तरफ करोगे, है ना, तो हमारा नैरो डाउन होगा। सही बात ना। अगर पानी के पाइप को ऐसे रखते हो बेटा, है ना, ऊपर फेंकोगे तो पानी ऐसे ऐसे फैलेगा ना बेटा, पहले एरिया कम था, बाद में एरिया ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर पाइप को तुम ऐसे रखोगे, है ना बेटा, तो क्या होगा, एरिया घटेगा, नीचे आएगा, तो है ना बेटा। तो क्यों ऐसे कहेंगे, तो कहेंगे एरिया इंटू वेलोसिटी बराबर कांस्टेंट, है ना बेटा। बोलो, जब वेलोसिटी घटेगी बेटा, जब वेलोसिटी घटेगी तो क्या होगा, एरिया बढ़ेगा, है ना बेटा। अगर ऊपर की तरफ करोगे तो वेलोसिटी घटेगी तो एरिया बढ़ेगा, नीचे करने वेलोसिटी बढ़ेगा तो एरिया छोटा होगा। समझा बेटा, बात समझ में आई बेटा, इसलिए ऐसा बोलते हैं। तो स्टेटमेंट 1 हमारा हो गया ट्रू। 2 देखो, स्टडी फ्लो इन फ्लूइड, द वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ द फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट। कहता है बेटा वॉल्यूम फ्लो रेट कांस्टेंट रहता है, तुम बताओ सही बात है क्या, वॉल्यूम फ्लो रेट कांस्टेंट रहता है क्या। अरे बदमाश, एरिया इनटू वेलोसिटी होता है ना कांस्टेंट, वॉल्यूम फ्लो रेट एरिया इनटू वेलोसिटी, तो आंसर क्या होगा बताओ, आंसर कौन सा ऑप्शन, ए हो गया बेटा आंसर, है ना। तो आंसर हमारा 7 का ए। आगे चलो, किसने 11 लिखा था, किसी ने 11 लिखा था, 11 देखो तो बेटा, 11 में कहता है बेटा a solid sphere of radius r and density d, density rho, attached to one of a massless spring of force constant k, the other end of the spring is connected to another liquid solid sphere of radius r 3 rho। the चाहिए डायग्राम, ऊपर डायग्राम है क्या, देखो तो, और लिक्विड का डेंसिटी है बेटा 2 रो,
इसका डेंसिटी है थीरो, इसका डेंसिटी है रो, है ना। अलाउड टू रीच इक्विलिब्रियम, द करेक्ट स्टेटमेंट इन आर, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? सिंपल तो है बच्चा, देखो दोनों का रेडियस आर है ना बेटा, है ना, तो क्या लिखोगे? इसके लिखोगे बेटा स्प्रिंग लगाना है, स्प्रिंग, स्प्रिंग है बेटा, ठीक है। तो देखो किसी एक का बनाओ एबीडी, किसी एक का एबीडी बनाओ, क्या लिखोगे? ऊपर हमारा बायंसी फोर्स, अगर मैं ए का डायग्राम बनाऊं, है ना बेटा, अगर मैं ए का डायग्राम बनाऊं, अच्छा 10 नंबर है, ठीक है 11 ही है, इसी को बना रहा हूं। देखो अगर बेटा ए का बॉडी एबीडी बनाओ, तो ए का हो गया बेटा mg नीचे, ए का हो गया बेटा mg नीचे, ऊपर हो जाएगा बायंसी और नीचे हो जाएगा बेटा स्प्रिंग फोर्स। वैसे ही बी का बनाओगे, ऊपर बायंसी नीचे mg और इसका ऊपर हो जाएगा बेटा स्प्रिंग फोर्स, है ना। तो इसके लिए बायंसी क्या होगा? तो कहोगे 4/3 पाई आर क्यू इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी बराबर mg, mg देख बेटा 4/3 पाई आर क्यू इंटू रो इंटू जी, ठीक बेटा, और प्लस के एक्स, है ना। इक्वेशन नंबर 1 यहां देखो, इसके लिए बेटा ऊपर के एक्स, ऊपर बायंसी 4/3 पाई आर क्यू इंटू 2 रो इंटू जी, है ना बेटा, नीचे इसका mg 4/3 पाई आर क्यू इंटू 3 रो इंटू जी, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है बेटा। अब तो कर ले, किसी को भी सॉल्व कर लिया जाएगा आंसर, ठीक है। आगे बोलो, और पूछना है कोई किसी को? 13 पूछना है प्रशांत मिश्रा को। देखो बेटा कहता है द पिस्टन इज पुश्ड, अच्छा 12 हो गया, 13 चाहिए तुमको ना। देख बेटा 13 में देखो बेटा, 13 में देख बेटा, अगर मैं कहूं ऐसा, इस डायग्राम पे देखो, हमसे पूछा गया है एट द फॉर गिवन पिस्टन स्पीड द रेट एट विच लिक्विड विल बी स्प्रेड इज प्रोपोर्शनल टू, है ना बेटा, गौर करना। बोलते बेटा यहां से क्या होगा? देखो डायग्राम में लिक्विड बेटा यहां से ऊपर चढ़ेगा ना, बोलो लिक्विड हमारा बेटा यहां से ऊपर चढ़ेगा, बोलो लिक्विड हमारा यहां से बच्चा ऊपर चढ़ेगा और यहां से बाहर जाएगा, है ना बेटा। तो अगर मैं यूं कहूं कि इमेजिन करो एक पॉइंट ये वाला लूं बेटा, ए वाला पॉइंट, और एक पॉइंट जस्ट इसके नीचे लूं बी वाला पॉइंट, है ना। तो बोलते ए और बी का प्रेशर सेम की डिफरेंट, बोलते बच्चा ए और बी तो बेटा दोनों सेम जगह पे हो गया लगभग ना, लगभग हमारा सेम पॉइंट पे ना बेटा, तो ए और बी का प्रेशर सेम, बोलो बेटा, ठीक है। अब देखो अगर मैं बेटा बर्नौलीज थ्योरम इस्तेमाल करूं, कहां से? देखो कि लिक्विड तो हमारा बेटा यहां से देखो, अगर हवा जा रही है बेटा ऐसे विथ ए स्पीड ऑफ va, है ना बेटा, और यहां हमारी लिक्विड चढ़ रहा है बेटा ऊपर की तरफ, है ना, ठीक है, बात समझा बेटा। तो अब तुम अगर इसकी बात करते हो, है ना बेटा, अगर तुम इसकी बात करते हो तो क्या लिखोगे कि बाहर तो हमारा है बच्चा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ तो है बच्चा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इधर ही बाहर बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। तो कैसे लिखेंगे? देखो एयर के लिए क्या लिखेंगे? एक पॉइंट यहाँ लो और एक पॉइंट यहाँ लो। एयर के लिए क्या होगा? तो कहोगे बेटा प्रेशर एट ए बराबर पी नॉट माइनस हाफ रो एयर इंटू वेलोसिटी ऑफ एयर का स्क्वायर, बोलो बेटा, होगा ना, ठीक है। अब अगर बी वाले पॉइंट की बात करो तो बी वाले पॉइंट के लिए क्या बोलोगे बेटा? बोलोगे पी नॉट माइनस हाफ रो लिक्विड वी लिक्विड का स्क्वायर माइनस एच हाइट नीचे है ना बेटा, ये तो माइनस ये हो जाएगा बेटा रो जी एच, रो लिक्विड जी इंटू एच, ठीक है। अब देख बेटा, अब अगर पी ए पी बी बराबर है बेटा, तो क्या हो जाएगा? तो कहोगे पी नॉट, दोनों बराबर करो, इसका मतलब हो गया हाफ
रो लिक्विड वी लिक्विड स्क्वायर प्लस रो जी एच रो लिक्विड इक्वल टू हो जाएगा हाफ रो एयर वी एयर का स्क्वायर। बोल बच्चा, होगा होगा ना बच्चा? ठीक है, इसका मतलब क्या होगा बोलो? इसका मतलब होगा बेटा वी लिक्विड इक्वल टू, एक मिनट, इसका मतलब होगा बेटा हमारा हाफ रो लिक्विड वी लिक्विड का स्क्वायर बराबर बराबर हाफ रो एयर वी एयर का स्क्वायर था ये, माइनस ऑफ रो लिक्विड इंटू जी इंटू एच। तो वी लिक्विड इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ ये हो जाएगा बेटा रो एयर बाय रो लिक्विड इनटू वेलोसिटी ऑफ एयर माइनस 2gh। ठीक है बच्चा? तो बताओ गिवन ऑप्शन में कौन सा ही बैठेगा? किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा? हाइट बहुत छोटी माननी है हम लोग को, हाइट बहुत छोटी माननी है बेटा, तो कौन सा आंसर बोलो? तो प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है? रो ए बाई रो एल, तो रो ए बाई रो एल ए आंसर। बोलो बेटा, ठीक है? और 14 कहा तुमने था? अरे 14 तो खुद से कर बेटा, 14 खुद से कर। ठीक है, चल आगे का दे रहा हूं होमवर्क। तो इसका मतलब फ्लूइड्स कंप्लीट हो गया हम लोग का। बोलो, फ्लूइड्स का सीट कंप्लीट हो गया ना बेटा? हाँ, फ्लूइड्स का सीट कंप्लीट हो गया। लिख रहा है नो, कौन सा बच गया है? अभी पार्ट 2 बचा है, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 बचा है और 4 नहीं हुआ है। ठीक है, चलो देखो फिर तो होमवर्क दे रहा हूं, फ्लूइड मैकेनिक्स एक्सरसाइज 2 पार्ट 4। ये अब खत्म ही कर लो यार, चलो हटाओ, इसी को देता हूं होमवर्क। सिर्फ फ्लूइड मैकेनिक्स में होमवर्क दे रहा हूं, फ्लूइड मैकेनिक्स कंप्लीट, बस। ठीक है बच्चा? नहीं कर पाओगे तो परसों करें, सैटरडे को बोलो, ऑन सैटरडे, फ्राइडे ऑन फ्राइडे। कल नहीं करेंगे डिस्कस, ठीक है? हो जाएगा फिर तो। चलो ओके बच्चा, बाय।